इंसान का दिमाग एक तराजू की तरह होता है। तुलना करने में समय नहीं लगता और फैसला दे देता है। कभी न कभी सभी की तुलना किसी और के साथ की जाती है। कभी अच्छा लगता है और कभी बहुत बुरा। आजकल मंदार में हर तरफ अधीश की ही चर्चा थी और हर कोई उसकी विक्रम के साथ तुलना करने में लगा था। अधीश और ज्यादा उसके बारे में सुनना नहीं चाहता था। वो अपनी एक अलग पहचान बनाने यहां आया था, लेकिन उस सभा के बाद से उसे बस एक यही नाम सुनने को मिल रहा था। क्या अधीश की अपनी अलग पहचान नहीं है? क्या वो इस छवि से बाहर नहीं निकल सकेगा? कौन है ये विक्रम? क्या अधीश कभी उससे मिल पाएगा? अधीश का वहां मन नहीं लग रहा था। बाद में आकर शांत दिमाग से अपने लिए अच्छा मंत्र खोजूंगा, उसने सोचा। रोली अब भी वहीं थी। वो भी वहां कुछ लेने ही आई थी। अधीश को बाहर निकलते देख बोली, वैसे अधीश, यशवर्धन तुमसे मिलना चाहता था। कोई खास बात? यश का नाम सुनकर अधीश ने रोली की ओर ध्यान दिया। हां, तुम आज रात खाने के बाद उससे मिल लेना, रोली ने कहा। ठीक है। और तुम सुनाओ, क्या प्रथम श्रेणी का मंत्र मिल गया तुम्हें? अधीश ने पूछा। हां, और मैंने स्थिर भी कर लिया, रोली ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, बधाई हो, कहकर अधीश कुछ सोचने लगा। अधीश और यश भी अभी तक साहस यात्रा के इनाम में मिला ज्वाला मंत्र स्थिर नहीं कर पाए थे। धन्यवाद तुम्हारा, रोली धीरे से बोली। अच्छा, अब चलता हूं, मुझे कुछ काम है, कहकर अधीश वहां से बाहर आ गया। रात के भोजन के बाद भोजनालय के बाहर खड़ा हुआ अधीश इधर उधर नजरें घुमाकर यश को खोज रहा था। तभी यश उसी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। आओ यश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रोली कह रही थी तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, अधीश ने पूछा। हाँ, मुझे कुछ छात्रों ने बताया है कि इंद्रजीत तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, उससे थोड़ा सावधान रहना, यश ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। साजिश? मेरे खिलाफ? क्यों भाई? अधीश को कुछ समझ में नहीं आया। देखो अधीश, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातें भी भूल नहीं पाते। फिर तुमने तो उसे हजारों लोगों के सामने बुरी तरह हराया है, यश धीरे से बोला। लेकिन वो तो एक साधारण सी प्रतियोगिता थी, एक तरह का खेल। मेरी कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं इंद्रजीत के साथ। अधीश अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। होते हैं कुछ लोग जिन्हें खेल और लड़ाई में कोई फर्क समझ में नहीं आता, जैसे इंद्रजीत और विशाल। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा सावधान रहो, यश ने कहा। विशाल भी? यश ने सर हिलाया। चलो, देखा जाएगा जो भी होगा। अब तुम कहो, ज्वाला मंत्र का अभ्यास कैसा चल रहा है? अधीश ने यश के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। बस चल ही रहा है, स्थिर नहीं हो रहा भाई, यश ने निराश होकर कहा। प्रयास करते रहो, और क्या। चलो, अब मैं चलता हूं, और धन्यवाद, अधीश ने कहा। धन्यवाद किस बात का, तुम मेरे इकलौते मित्र हो यहां, यश ने मुस्कुराकर कहा और अधीश से विदा लेकर अपने कमरे की ओर चला गया। अपने कमरे में जाकर अधीश चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। आज जो कुछ भी हुआ था उसे अपने मन में दोहराने लगा। सोचते सोचते वो चंद्रनगर के अपने जीवन को याद करने लगा। किस तरह एक साधारण लड़के का जीवन बदल गया था, और उससे भी पहले अमित का अति साधारण जीवन, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस की भाग दौड़ में लगा हुआ। वो जीवन इस जीवन के मुकाबले कितना नीरस था, कितना साधारण, लेकिन वहां सुकून था। जादू जैसा तो कुछ था ही नहीं, अधीश ने सोचा। था ना जादुई? मोटर गाड़ियां, बड़ी बड़ी मशीनें, मोबाइल फोन, और सबसे बड़ा जादू कंप्यूटर, उसने खुद को ही जवाब दिया। फिर वो पिछले जीवन की यादों में डूब गया। काश मेरे पास एक सुपर कंप्यूटर होता या मैट्रिक्स, कितनी आसानी से मैं अपने लिए मंत्र चुन सकता था। अधीश के मन में विचार कौंधा, क्या किसी भी तरह मैट्रिक्स लाया जा सकता है? यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सपने भी अक्सर उन्हीं घटनाओं या लोगों के बारे में होते हैं जिन्हें हम सोने से ठीक पहले याद कर रहे होते हैं। अधीश ने सपना देखा कि वो और उसके साथी कार्तिक, प्रताप और देवयानी चंद्रनगर से अभियान पर निकले हैं। फिर उसे वो गांव दिखाई दिया और पुजारी बाबा भी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सप्तऋषि अभी सर पर ही थे। आधी रात तो ढल चुकी है। फिर उसे याद आया कि अभी अभी उसने अजीब सा सपना देखा है।
सपने में वो पवित्र झील वाले गांव में था और वहीं पुजारी बाबा भी थे। अचानक अधीश को कुछ याद आया। पुजारी बाबा ने मुझे एक पोटली दी थी, मैंने आज तक दोबारा उसे खोलकर भी नहीं देखा। अधीश जल्दी से उठा और अपना सामान टटोलने लगा। अपने बक्से के एक कोने में उसे वो पोटली पड़ी मिल गई। उसे पुजारी के शब्द याद आए। उन्होंने कहा था कि भविष्य में ये पोटली तुम्हारे बहुत काम आएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या काम आएगी। अधीश कुछ देर तक इस पोटली को ध्यान से देखता रहा। सुनहरे रंग के धागों से बनी ये साधारण सी पोटली किस काम आ सकती है भला, उसने सोचा। फिर पोटली के अंदर हाथ डालकर देखा, शायद कुछ रखा हो, लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। तभी उसे लगा उसके हाथ में कुछ आया। उसने निकाल कर देखा तो वो एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, ये तुम्हारे सवालों के जवाब देगी। अधीश ने जैसे ही वाक्य पूरा पढ़ा वो कागज गायब हो गया। अधीश ने कुछ देर यहां वहां देखा, फिर पोटली में हाथ डाला, लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। उसने फिर हाथ डाला और पूछा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? फिर कागज हाथ में आया जिसमें लिखा था, नहीं, तुम जाग रहे हो। वाक्य पूरा पढ़ते ही वो कागज फिर गायब हो गया। अधीश उछल पड़ा। फिर तो वो काफी देर तक सवाल जवाब करता रहा। क्या मेरे घर पर सब ठीक है? उसने पूछा, लेकिन पोटली से कोई जवाब नहीं आया। ओह, तो ये पोटली सिर्फ मुझसे जुड़े सवालों के जवाब देती है। अब तक वो सब समझ चुका था। अब उसे फिर नींद आने लगी थी। उसने पोटली संभाल के रख दी और सो गया। अगले दिन कक्षा के बाद गुरु सूर्यभान ने उससे फिर पूछा कि उसने अपने मंत्र चुने या नहीं। मैं आज जाकर आराम से सारे मंत्र चुन लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, अधीश ने कहा। ठीक है, तब तक अपने ध्यान मंत्र का अभ्यास करो, तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, गुरु सूर्यभान ने कहा। वो मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। गुरुजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? गुरु सूर्यभान ने प्यार से कहा। वो गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि ये विक्रम कौन है? जब से प्रतियोगिता समाप्त हुई है तब से हर कोई मेरी तुलना विक्रम के साथ कर रहा है, लेकिन मैंने किसी से पूछना ठीक नहीं समझा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भाई आपका बहुत प्रिय शिष्य है? अधीश ने झिझकते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर गुरु सूर्यभान के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। थोड़ी देर तक वो चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, हाँ बच्चे, विक्रम भी मेरा एक शिष्य हुआ करता था। ठीक तुम्हारी तरह वो भी बहुत प्रतिभाशाली था। तुम्हें तो पता है कुलपति भी चुन चुन कर छात्र मेरे पास भेजते हैं। चुन चुन कर मतलब? अधीश ने चकित होकर पूछा। चुन चुन कर मतलब जो प्रतिभा का भंडार होते हैं, लेकिन खुद को पहचानते नहीं, जैसे कि तुम। और मेरा काम होता है कि हीरे की तरह तराश कर उनकी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना। ये सुनकर अधीश मुस्कुरा दिया। तो विक्रम भी आपका शिष्य था? अधीश ने कहा। हाँ, वो भी मेरा शिष्य था। 5 तत्व मंत्र थे उसके पास मंदार में आने से पहले ही। उसके जैसा काबिल छात्र फिर मंदार में दूसरा नहीं आया, गुरु सूर्यभान ने कहा। अधीश चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। बस फिर अपना समय पूरा कर वो चला गया। अब तुम भी जाओ और मंत्र लेकर आओ, गुरु सूर्यभान ने कहा और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से चले गए। अधीश समझ गया कि गुरुजी ने उसे पूरी बात नहीं बताई। ठीक है, मुझे क्या करना है विक्रम के बारे में और जानकर? मुझे फिलहाल अपने लिए मंत्र खोजने हैं, उसने खुद से कहा और साधन भवन में दाखिल हो गया। उसके पास जितने सामान्य श्रेणी के मंत्र थे, सभी के लिए अगले स्तर यानी प्रथम श्रेणी के मंत्र चुनने थे। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार अधीश को अपने लिए सबसे सटीक मंत्र मिल ही गया। पृथ्वी तत्व के लिए तो उसने पहले ही सोच रखा था कि वो पृथ्वी घात ही चुनेगा। वायु तत्व के लिए उसने पवन वेग, ये वात चक्र का ही विकसित रूप था। वात चक्र भी हमला करने के बजाय मांत्रिक खुद पर इस्तेमाल करता था। इसी तरह पवन वेग भी मांत्रिक अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये वात चक्र से कई गुना तेज था और आसपास की जगह की पूरी हवा की दिशा मोड़ सकता था। जल तत्व के लिए उसके पास हिम अस्त्र था, जो कि शत्रु को बर्फ में बांध देता था। अब उसने विशैली बर्फ नाम का एक मंत्र चुना। इसके बारे में पढ़कर ही अधीश का मन खुश हो गया।
ये विषैली बर्फ न सिर्फ बांधती थी, बल्कि इसमें एक घातक विष भी होता था, जो दुश्मन के शरीर में ऐसा जहर छोड़ देती थी जिसके प्रभाव से वो लंबे समय तक मुक्त नहीं हो सकता था। अग्नि तत्व के लिए ज्वाला मंत्र उसे पहले ही पुरस्कार के रूप में मिल चुका था। तड़ित जाल का भी एक बेहतर रूप उसे तड़ित पिंड के रूप में मिला, बिजली का एक बहुत ही शक्तिशाली पिंड। यदि किसी पत्थर की दीवार पर गिर जाए तो पल भर में चकनाचूर हो जाए। अब बस एक तत्व मंत्र बचा था, वो था अंधकार मंत्र का बेहतर रूप। अंधकार मंत्र प्रकाश तत्व का एक भाग था। ये एक मंत्र खोजने में उसे सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ी। वहां पर इस तत्व के सिर्फ 3-4 मंत्र ही थे। उनसे अच्छा तो उसके पास पहले से ही था। साधन भवन का रक्षक 2 दिन से अधीश पर ध्यान दे रहा था। जिस तरह से अधीश घंटों मेहनत करके मंत्र खोज रहा था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। जब अधीश मंत्र चुनकर बाहर जाने लगा तो उसने अजीब सी नजरों से अधीश को देखते हुए कहा, क्या आप कोई भी मंत्र खरीदेंगे नहीं मांत्रिक अधीश? अधीश ने जवाब नहीं दिया और बाहर निकल गया। फिलहाल वो 5 मंत्र चुनकर गुरु सूर्यभान के पास पहुंचा। अच्छा, तो तुमने सारे मंत्र चुन लिए? गुरुजी ने पूछा। जी गुरुजी, अभी 5 मंत्र चुन लिए हैं, अधीश ने कहा और सूची गुरु सूर्यभान को थमा दी। तुमने अपने लिए बिल्कुल सही मंत्र चुने हैं, लेकिन विषैली बर्फ, क्या तुमने सोच समझकर इसे चुना है अधीश? गुरु सूर्यभान की आवाज में चिंता थी। जी गुरुजी, बहुत से मंत्रों के बीच मैंने इसे चुना है, अधीश बोला। गुरु सूर्यभान ने कहा और हवा में एक संकेत चक्र बनाया। अगले ही पल उनके हाथ में 4 मंत्रों की किताबें थीं। अभी के लिए ये 4 मंत्र रखो, विषैली बर्फ मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा, गुरु सूर्यभान बोले। अधीश ने कोई सवाल नहीं किया। ठीक है गुरुजी। वे किताबें अधीश को देते हुए उन्होंने कहा, अब खूब मन लगाकर अभ्यास करना और किसी भी चीज की जरूरत हो आकर मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अधीश ने कहा और मंत्र लेकर अपने कमरे में वापस आ गया। वो सोच रहा था, विषैली बर्फ के बारे में गुरुजी इतने आशंकित क्यों थे? क्या उन्हें यह लगता है कि वो मंत्र मैं स्थिर नहीं कर पाऊंगा? उसने पोटली में हाथ डाला और पूछा, क्या मैं विषैली बर्फ मंत्र को नहीं कर सकता? कर सकते हो, जवाब मिला। अधीश को यह जानकर अच्छा लगा। और मैं क्या कर सकता हूं? उसने पूछा। तुम जो चाहो, जवाब आया। यह कैसा जवाब हुआ? इस बार कोई जवाब नहीं मिला। अधीश चिढ़ सा गया। मुझे किसकी बात माननी चाहिए? उसने फिर पूछा। अपनी अंतरात्मा की, जवाब मिला। जब मुझे अपनी अंतरात्मा की ही सुननी है तो तुम किस काम की हो फिर? कहकर अधीश ने पोटली को फेंक दिया। वो बिस्तर पर जाकर गिरी और उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकलकर बाहर गिर गया। अधीश ने उठा लिया और खुद को उसे पढ़ने से रोक नहीं सका। मैं सही रास्ता दिखाने के लिए हूं, उस पर लिखा था। क्या अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है? अधीश ने वो पोटली फिर उठा ली थी। हां, अंतरात्मा हमेशा सच बोलती है। अंतरात्मा की आवाज कब सुनाई देती है? जब भी चाहो। अधीश न जाने कब तक सवाल जवाब करता रहा। अब उसे इसमें मजा आने लगा था। पोटली वास्तव में जादुई थी, लेकिन अभी अधीश को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भविष्य में ये कितनी सहायता करेगी। पुजारी बाबा की बात एक दिन सच होने वाली थी। कुछ देर बाद अधीश की आंख लग गई और उसने एक अजीब सा सपना देखा। वो चौंक कर उठ बैठा। इधर उधर देखा तो सब सामान्य था। फिर ये सपना? ऐसे ही सपने तो उसे बार बार पिछले जीवन में आया करते थे और हमेशा कुछ न कुछ बड़ा उसके साथ घट जाता था। उसने पोटली उठाई। क्या मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, क्या? अधीश ने पूछा। क्या होने वाला था अधीश के साथ? और क्या था वो सपना जो वो बार बार देखा करता था? क्या अधीश का जीवन एक बार फिर बदलने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।